हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और एपिसोड रिव्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं माय हीरो एकेडेमिया का सीजन 7 एपिसोड नंबर 9। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की समरी की तरफ। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था और इसका टाइटल है एक्स्ट्रा। ये क्यों है ये आपको आगे आने वाले सीन्स में पता चल ही जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक और चीज, आपको बहुत बहुत बधाइयां हो इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे। एपिसोड की शुरुआत में हमको वही सारे सीन दिखाए जाते हैं जो हमकी लास्ट एपिसोड में दिखाए गए थे, यानी कि शोटो कैसे देख रहा होता है कि उसका परिवार उसको आगे पीछे छोड़ के जा चुका है, उसको कनेक्ट नहीं फील हो रहा अपने परिवार से, पर उसको अगर किसी ने कभी नहीं छोड़ा तो वो थी क्लास 1A और उन्हीं की पावर से, उन्हीं की स्ट्रेंथ से आज वो लड़ भी रहा था। तो फाइनली वो फ्लैश फायर मूव यूज करता है जो कि उसके बाप का ही इवॉल्व वर्जन होता है। फ्लैश फायर मतलब कि फायर को एक जगह कंडेंस करना और उसके बाद उसको एक बीम की तरह यूज करना। उसको यूज करने के बाद वो फाइनली डाबी को काबू में ला पाता है और इसी के साथ साथ वो डाबी से फाइट जीत जाता है। और ये बात देख के सुन के सब लोग बहुत खुश होते हैं और यही चीज हमको देखने को मिलती है इंट्रो के बाद। इंट्रो में हमें इस एपिसोड का नाम बताया जाता है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्स्ट्रा है। और फिर उसके बाद सबका बारी बारी रिएक्शन दिखाया जाता है। पहले तो वहाँ पे खड़े एंडेवर की टीम के लोग सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं हेड ऑफिस में कि डाबी को सिक्योर कर लिया गया है। बाकी सारे जो लोग थे वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। वो सोच रहे होते हैं कि कैसे ये बहुत कठिन रहा होगा, पर फिर भी शोटो ने ब्लू फ्लेम्स को हरा ही दिया है। उसको ब्लू बॉय भी कहा जा रहा था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस शो में आपको बहुत सारे लोग कलर्स के नाम पे दिखाए जाएंगे। वो क्या, मैं आपको भी बताता हूँ। हमको दूसरी तरफ ये भी दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ईडा और बाकी बची हुई टीम अभी भी नोमूस से लड़ रही होती है। फिर हमको हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कामिनो की विक्ट्री सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऑल्दो डेकू मेन जगह पे नहीं पहुंच पाया था, पर फिर भी ये विक्ट्री साबित कर रही थी कि वो लोग कम से कम एक गुड स्टार्ट की तरफ थे। फिर हमको जाकू हॉस्पिटल दिखाया जाता है। जाकू हॉस्पिटल वहीं पे है जहाँ पे डॉक्टर गराकी काम करता था। वहाँ पे सबसे पहले हमको एसिड गर्ल दिखाई जाती है और किरिशिमा दिखाया जाता है। बाकी सारे बहुत सारे लोग भी होते हैं। वहाँ पे जोजू भी होता है जिसका वो वाला क्वर्क है कि जो भी टच करता है वो एकदम मेल्टिंग सा होने लगता है, यानी कि वो पिघलने सा लगता है और इसी कारण वो नीचे आने लगता है। जोजू कहता है कि और क्या एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं हम ऐसे स्टूडेंट से, जो कि एक रिकमेंडेड स्टूडेंट था, यानी कि वो ऑब्वियसली शोटो की तारीफ कर रहा होता है। वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और वो सारे विलेन से लड़ाई कर रहे होते हैं। हमको वहाँ पे माउंट लेडी भी दिखाई जाती है जो कि सबको अपने पैरों से कुचल रही होती है। तभी हमको एक बंदा दिखता है जो कि बात कर रहा होता है कि कैसे उन्होंने टेबल स्टन कर दिया है, उन्होंने मतलब हीरोज ने, क्योंकि एक अटैक एक एम्बुश अटैक होने वाला और यहीं पे जैगेंटोमाकिया भी स्टोर्ड है। वो लोग जैगेंटोमाकिया को फ्री करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पे इतने ज्यादा हीरोज हैं। और जैसा बॉस ने प्रेडिक्ट किया था, बॉस यानी कि ऑल फॉर वन ने, यहाँ पे क्या कमाल की सिक्योरिटी है। इसके अलावा हमको यहाँ पे बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे वो मड वाला कैरेक्टर जो कि हमको पहले ही एपिसोड में दिखा था। एनीवेज, फिर हमको वो बंदा दिखाया जाता है जिसने यूए के टीचर के ऊपर अटैक किया था। और फिर उसके बाद यूए के टीचर मतलब कि नाइट आई, वो वाली लेडी थी कि जो अपना चमड़ा खोल के सुगंधित कर देती थी। एनीवेज, फिर उसके बाद यहाँ पे एसिड गर्ल को पिंकी बोला जाता है और किरिशिमा को रेड, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कैसे सबको कलर से डिनोट किया जा रहा है। एनीवेज, सबके बीच में बहुत ही कमाल की मार हो रही होती है और वो सब लोग तैयार होते हैं इस एंड को डिफेंसिवली होल्ड करने के लिए। फिर वापस सीन कट होता है और हमको टाकोबा नेशनल स्टेडियम दिखाया जाता है। वहाँ पे माशिराओ और शुगर रश होते हैं। वो लोग भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कैसे टोडोरोको ने हरा दिया है डाबी को। पर माशिराओ को वो टाइम याद आता है जब शोटो ने उससे कहा था कि मैं तुम सब लोगों से बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पे लेवल्स है इस चीज के बेटे, यानी कि कुल मिला के वो दिखाना चाह रहा था कि वो कितना सुपीरियर है और आज उसने ये साबित किया भी था कि वो बाकी सबसे कितना बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने डाबी को टेक डाउन किया था। फिर हमको यूए हाई का सीन दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हमको वापस ट्रॉय का सीन दिखाया जाता है। ट्रॉय यानी कि जहाँ पे फैट गम और किरिशिमा होता है, वो लोग लड़ रहे होते हैं एक ऐसे बंदे से जिसके पास कोई फ्लावर वाला क्वर्क होता है, जो कि अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, हमको जरूर आगे बताया जाएगा। एनीवेज, वो ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे वो इस प्लेनेट से नहीं होता है। वो कह रहा होता है कि इस प्लेनेट के लोग कितने ज्यादा ग्रीडी हैं, ये वो, जिस पे फैट गम पूछ भी लेता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि तुम इस प्लेनेट के नहीं हो। फिर वो कहता है कुछ जो कि मुझे क्लियरली समझ में आता तो नहीं है, बट एनीवेज फिर वो कहने लगता है कि जो लोग ऑल फॉर वन को धोखा दिए हैं वो लोग कभी भी नहीं बच पाएंगे। ऑब्वियसली वो बात कर रहा होता है अयोयामा की, जहाँ पे वो कहना चाह रहा होता है कि अयोयामा बेटा तुम तो गए, पर अयोयामा डर के भी लड़ने के लिए तैयार होता ही है। फिर उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि डिक्टेटर के फेलियर के बाद वो बाहर आया है और वो असासन है ऑल फॉर वन का, मतलब ऑल फॉर वन को नहीं मारने वाला, बल्कि ऑल फॉर वन की रैंक्स में उसकी रैंक असैसिन की है। इसका नाम तो हमें नहीं बताया जाता है, पर हमको ये बताया जाता है कि ये भी टार्टरस से ही जेल ब्रेक करके आया था। एनीवेज, फिर हमको सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने वाली फाइट सीन दिखाई जाती है। ये वाली फाइट सीन होती है जहाँ पे मेटामॉर्फ्स लड़ रहे होते हैं सारे पुलिस और सारे हीरो से। वहाँ पे हमको बहुत सारे और भी लोग दिखाए जाते हैं, जैसे कि कोडा जो कि बर्ड्स को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा डुप्ली यानी वो वाला बंदा जिसके काफी सारे हाथ थे। तो बेसिकली बात ये थी कि वो लोग उस जगह पे इससे लड़ रहे होते हैं क्योंकि जो ये मेटामॉर्फ लोग होते हैं जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं पर इंसानों जैसे नहीं दिखते हैं,
वो लोग अपने आप को सोसाइटी से बहुत अलग महसूस करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए भी उन्हीं जैसे होने चाहिए। इसीलिए वहाँ पे कोडा और डुप्ली थे और उन एक्टोमॉर्फ को मोटोमॉर्फ्स को कोई नहीं बल्कि लीड कर रहा था स्पिनर। जो स्पिनर था वो भी उन्हीं में से एक था और इसीलिए वो उनको लीड कर पा रहा होता है। उनका गोल होता है कि सबको सरपास करते हुए जाना और कुरुगिरी को लेके आना। कुरुगिरी का वार्प कर्व ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला था आगे आने वाली बैटल के लिए, इसीलिए वो लोग उसको लेके आना चाहते थे और इसी के लिए स्पिनर को एक नया क्वर्क भी मिला था। वो क्वर्क किसी और ने नहीं बल्कि ऑल फॉर वन ने ही दिया था। ऑल फॉर वन ने एक क्वर्क डाबी को भी ऑफर किया था, पर डाबी कहता है कि उसको नहीं चाहिए, इसीलिए स्पिनर उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता था। स्पिनर का मानना था कि डाबी के पास वो सब कुछ था जो कि उसके पास नहीं था, एक गोल, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और वो खुद में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए स्पिनर बहुत ज्यादा एडमायर करता था डाबी को। और ये सुनने के बाद कि डाबी चोटिल हो चुका है, वो कहने लगता है कि जरूर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, कोई चांस ही नहीं है कि वो हार गया है और वो लड़ता रहेगा तब तक जब तक उनकी वॉरफेयर को खत्म ना कर दे। फिर उसके बाद वो अपनी तलवार आगे दिखाता है और वो सारे के सारे लोग बढ़ पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। सेंट्रल हॉस्पिटल के बाद हमको एक बार कामिनो का सीन फिर से दिखाया जाता है। वहाँ पे सब लोग फाइनली रेस्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और शांति से बैठे होते हैं। वो सोचते हैं कि फाइनली हमने डाबी को हरा ही दिया है, पर तभी लोग डाबी की तरफ देखते हैं, उसके हार्ट में कुछ पर्पल सा जल रहा होता है और शोटो बोलता है कितना मार खाने के बाद उसका दिल अभी भी क्यों धड़क रहा है। फिर हमको गूंगा विला साइड दिखाई जाती है। ये वो वाला विला है जिसमें लास्ट सीजन में फाइट्स हुई थी। एनीवेज उस विला में कोई और नहीं बल्कि एंडेवर और हॉक्स लड़ रहे होते हैं ऑल फॉर वन से। ये सुनने के बाद कि छोटो ने हरा दिया है टोया को, उसका चेहरा बहुत ज्यादा खुश बहुत ज्यादा टेंडर सा होने लगता है। उसका मतलब एंडेवर का, जिसपे ऑल फॉर वन कहता है कितना खुश क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि तुम अपनी गलती नहीं समझ में आ रही, तुमने अपने 2 बेटों की जिंदगी खराब कर दी है और तुम उसके बाद ये सम्मत कहने लगना कि हीरोज को बहुत कुछ होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, तुमने इसलिए सब किया। एनीवेज वो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉक बात कर रहा होता है बाकी सारे हीरोज से। वो बता रहा होता है कि कैसे उसकी एक ऑब्वियस वीकनेस है, उसकी वीकनेस है उसका मास्क। स्टेन की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसने जेल ब्रेक किया था तब भी वो अपना पूरा मास्क का सिस्टम लेके चल रहा था। इसका मतलब अगर उनको उसको हराना है तो उसका मास्क खतरना ही होगा, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम भी है और वो प्रॉब्लम ये है कि वो क्वर्क स्टील कर सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को मिलके उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए। यानी कि बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन यही है कि वो दोनों एक स्मॉलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लेके उसके ऊपर अटैक करें। इस बीच ऑल फॉर वन बहुत सारी बातें भी यूज कर रहा होता है एंडेवर को भड़काने के लिए, बट दोनों लोग मिलके फिर भी किसी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। इसी बीच वो मजा लेके कहता है कि तुम्हारे मूव्स बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं हॉक्स, और वो कहता है कि एंडेवर की भी आग पहले जितनी शाइन नहीं कर रही है। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा था कि तुम दोनों पहले से ज्यादा वीक हो गए हो। हमको बार बार फ्लैशबैक सीन दिखाए जा रहे होते हैं और हमको याद दिलाया जाता है कि कैसे जब लास्ट टाइम बैटल हुई थी ऑल फॉर वन और ऑल माइट की कामिनो वॉर्ड में, तो उसने शॉक वेव से कितना ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। इसीलिए वो सब मिनिमम रखते हुए वो लोग एकदम क्लोज रेंज में लड़ना चाह रहे थे ऑल फॉर वन से, ताकि वो शॉक वेव्स का यूज करके पुश ना कर पाए। और कंटिन्यूअसली हॉक्स बीच में आ रहा होता है ताकि कोई भी एक फुल फ्लेज असॉल्ट लॉन्च ना कर पाए ऑल फॉर वन। और एंडेवर का काम बस इतना होता है कि उसको यहीं पे कूट काट के जला के खत्म कर देना होता है। उसके अटैक्स ऑब्वियसली ऑल फॉर वन को डैमेज दे ही रहे होते हैं क्योंकि उसके पास सुपर रीजनरेशन भी नहीं होता है शिगराकी की तरह। फिर ऑल फॉर वन बोलने लगता है कि जब नीचे सब लोग अपना 100% दे रहे हैं, तुम्हारा दिल कहीं और क्यों है एंडेवर, जिस बात पे वो गुस्सा आ जाता है। फिर हॉक्स चिल्लाने लगता है कि तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम कामिनो वॉर्ड में क्या हुआ था। ये हुआ था कि ऑल फॉर वन ने बता दिया था कि शिगराकी कोई और नहीं बल्कि टोमुरा नाना, जो कि ऑल माइट की मेंटर थी, उसका पोता था। जो कि सुन के ऑल माइट थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और इमोशनल करने की ही कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिकली जैसा कामिनो वॉर में हुआ था वैसे ही भड़काने की कोशिश कर रहा होता है ऑल फॉर वन एंडेवर को भी। वो याद दिला रहा होता है कि कैसे एंडेवर ने छोड़ दिया था टोया को मरने के लिए और एक्चुअली में उसको थैंकफुल होना चाहिए ऑल फॉर वन का कि फाइनली उसने उसका बेटा बचा ही लिया था। इस बात पे एंडेवर गुस्सा जाता है, अपनी आग भड़का देता है और उसके ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर देता है गुस्से में, पर इसी कारण वो लैग कर जाता है। ऑब्वियसली जो उसमें होश खो जाता है और इसी बीच एक नया क्वर्क यूज करके ऑल फॉर वन बाइट कर लेता है एंडेवर का एक छोटा सा टुकड़ा। वो नीचे गिरने लगता है, पर इससे पहले कि वो पूरा नीचे गिर पाए हॉक्स अपने थोड़े से फेदर उसकी तरफ भेज देता है ताकि वो कम से कम धीमी स्पीड से नीचे तो गिरे। फिर ऑल फॉर वन मुड़ के कहता है हॉक्स से कि तुम इसको डॉज कर सकते हो लेडी नगांड के रिप्लेसमेंट, जो कि वो ऑब्वियसली नहीं कर सकता था। पर उसको बचाने के लिए उसी बीच जीरो और सुकियोमी आ जाते हैं। वो दोनों एक नई टीम की तरह आए होते हैं। सुकियोमी की पीठ पे जीरो बैठी होती है और फिर हॉक्स कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों इतने ताकतवर नहीं हो कि इससे लड़ सको, जो कि बात सच्ची थी। वो कहते हैं कि तुम एंडेवर का रिप्लेसमेंट नहीं हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे वो दोनों कहते हैं कि ऑब्वियसली हमें भी पता है कि हम एंडेवर का रिप्लेसमेंट नहीं है, पर हम आपके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं टीम बैटल्स में, तो इसीलिए हम लोग साथ में लड़ेंगे। फिर उसके बाद ऑल फॉर वन फिर से मजे लेते हुए कहता है कि तुम साइड कैरेक्टर, तुम नल्ले बेरोजगार लोग मुझसे लड़ने आए हो। एनीवेज फिर वापस सीन कट होता है एंडेवर की तरफ। हमको दिखाया जाता है वो जो ग्राउंड पे पड़ा होता है, वो शोटो को याद कर रहा होता है, टोया को याद कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि वो गुस्सा भी क्यों रहा है एंडेवर, वो गुस्सा भी क्यों रहा है ऑल फॉर वन के ऊपर, जो भी कुछ हुआ है वो तो उसकी ही गलती थी।
वो सोचता है वो कर क्या रहा है। एनीवेज मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे कमाल का रिडेम्पशन देखने को मिलने वाला है एंडेवर का, पर क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है टोकोयामी, जीरो और हॉक वो तीनों अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली ऑल फॉर वन से। और फिर हॉक उसको भी बताता है कि मेन टारगेट तुम्हारा मास्क होना चाहिए और हॉक्स भी तैयार होता है उनको अपने साथ काम कराने के लिए। पर तभी एक ही अटैक में जीरो कंप्लीटली शेक हो जाती है। वो देखती है कि क्या इविल इंटेंट है उसका, क्या इविल इंटेंट है ऑल फॉर वन का। फिर वो सोचने लगती है कि कैसे आओयामा और डेकू ने इसको इतने टाइम तक अकेले झेला है। फिर उसके बाद वंस अगेन ऑल फॉर वन स्टाइल मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा कि एक स्कूल का कुछ होने वाला है, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि असली में इविल इंटेंट होता क्या है। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम कुछ लोगों से लड़ सकते हो तो फिर तुम मेन डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए हो। वो एक बहुत बड़ा सा कैनन ब्लास्ट करता है जिसको किसी तरीके से हॉक्स डाइवर्ट तो कर देता है, पर फिर भी वो इतना नहीं होता है कि उनको कोई भी डैमेज ना हो। जीरो का एक कान उड़ चुका होता है और टोकोयामी के भी मुंह से खून निकल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो हॉक्स की तरफ मुड़ के कहता है कि तुम अब एक आम इंसान हो, नल्ले बेरोजगार इंसान हो। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इस एपिसोड का नाम जैसे मैंने बताया वो था एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा उन लोगों को दिखाने के लिए है जो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मेन विलन से लड़ पाए, पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोकोयामी और जीरो एक्स्ट्रा है, बट फिर भी वो लोग गिव अप नहीं करेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या कमाल का एपिसोड था भाई, मुझे तो मजा ही आ गया। इस एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमको ये रियलाइजेशन दी जा रही है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें सबकी गलती ही है। ऐसा नहीं है कि डाबी एक बहुत ही दिल से इनेट बुरा गाय है, अगर वो गलत बना है तो उसमें एंडेवर की भी बहुत बड़ी गलती है ही। और यहाँ पे होने वाली मार भी तो बहुत कमाल की हो ही रही है। फिलहाल डेकू तो भागते हुए आ रहा है और जब तक डेकू भागते हुए आएगा तब तक सब जगह के बाकी जगहों के पर्सपेक्टिव भी हमको देखने को मिलते ही रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में तो इतना ही। मैं कहूंगा कि ये बहुत ही कमाल का एपिसोड था। आपको जो भी वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज कमेंट में बता दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस हैज बीन सिवांश एंड बी द वॉचर।